Good morning, students. We have to talk about the BA LLB 5th semester paper first, political science. Political science, which topic we have talked about? Sovereignty. That means संप्रभुता, यानी कि संप्रभुता क्या होती है. ठीक है, हमने इसके बारे में थोड़ी बहुत चर्चा पिछली क्लास में कर ली थी. आज हम चर्चा करेंगे सॉवरेनिटी का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है, ठीक, और उसकी डिफिनेशन को समझेंगे, फिर उसके कैरेक्टरिस्टिक को समझेंगे. ठीक है, बेसिक एलिमेंट्स को समझेंगे. सबसे पहले हमने क्या बात की थी, सॉवरेनिटी. फिर से चर्चा करते हैं. सॉवरेनिटी वास्तव में होते क्या है. आपने सुना होगा एक शब्द संप्रभुता. ठीक, ये संप्रभुता शब्द अपने कॉन्स्टिट्यूशन में भी प्रयोग किया गया है, यूज किया गया है. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किसमें, प्रियम्बल में यूज किया गया है. यानी कि हम अपना देश कैसा बनाना चाह रहे हैं, ऐसा देश होगा जो पूरी तरह से सॉवरेन, संप्रभु हो. ठीक है, तो संप्रभु कहाँ से आया हुआ है, उस सॉवरेनिटी के कंसेप्ट से आया हुआ है. ठीक है, अब सॉवरेनिटी का मतलब होता है कोई भी राज्य आंतरिक एवं बाह्य रूप से पूरी तरह से स्वतंत्र होना, उस पर किसका आधिपत्य होना, विधि का शासन होना, और वह उसी राज्य के, ठीक, यानी कि उस संप्रभु राज्य के सरकार द्वारा उसके ऊपर कोई भी आंतरिक या बाह्य दबाव नहीं होता है. उसे क्या कहते हैं, सॉवरेनिटी कहते हैं, संप्रभुता कहते हैं. संप्रभुता मुख्यतः दो प्रकार से होती है, एक इंटरनल और दूसरा होती है एक्सटर्नल. ठीक है, सॉवरेनिटी इंग्लिश शब्द किससे बना है, इंग्लिश शब्द सुप्रीमा नस से बना है. ठीक, किससे बना है, सुप्रीमा नस से बना है. किससे, ठीक, किस शब्द से बना है, सुप्रीनस से बना है. ठीक है, जिसका मतलब क्या होता है, जिसका मतलब होता है सुप्रीनस का मतलब क्या होता है, सर्वोच्च. ठीक, यानी कि किसी स्थान पर किसी सर्वोच्च सत्ता. ठीक है, बात समझ में आई. ये सबसे बना हुआ है. अब हम देखते हैं यह दो प्रकार से होती है, एक्सटर्नल और इंटरनल. सॉवरेनिटी दो प्रकार से होती है. एक्सटर्नल और इंटरनल का मतलब हम समझते हैं. सॉवरेनिटी का मतलब किससे बना है, सुप्रीम शब्द से बना है. ठीक, सब किससे बना, सुप्रीमनेस से बना, जिसका मतलब सुप्रीम, सर्वोच्च, किसी देश की सर्वोच्च सत्ता. ठीक है, अब हम समझते हैं एक्सटर्नल सॉवरेनिटी. एक्सटर्नल सॉवरेनिटी का मतलब बाह्य संप्रभुता. बाह्य संप्रभुता का अर्थ यह होता है जब किसी संप्रभु राज्य को, देखिए एक प्रकार से हम ऐसे समझ सकते हैं, एक्सटर्नल सॉवरेनिटी किस स्टेट में पाई जाती है. तो किस स्टेट में पाई जाती है, वह ऐसे स्टेट में पाई जाती है जो उस स्टेट के बाहर के डिसीजन को लेने में वह पूरी तरह से स्वतंत्र हो. कहने का मतलब यह होता है, मान लीजिए कोई राज्य है, वो बाहर रूप से कैसे स्वतंत्र होगा, वह बाहरी रूप से कैसे स्वतंत्र होगा, उससे विदेश से कैसे संबंध रखने हैं. मान लीजिए हम इंडिया की बात करते हैं, वह एक्सटर्नल रूप से संप्रभु है ना, हम उसको चेक करते हैं, क्या भारत विदेशों के साथ कैसे संबंध रखना है इसके लिए पूरी तरह स्वतंत्र है. तो आप कहेंगे निश्चित रूप से वह पूरी तरह से स्वतंत्र है. कैसे, कि वह अमेरिका से कैसे संबंध रखना चाहता है, ठीक है, वह ऑस्ट्रेलिया से कैसे संबंध रखना चाहता है, वह चीन से कैसे संबंध रखना चाहता है, वह नेपाल से कैसे संबंध रखना चाहता है, वह अन्य देशों से वो कैसे संबंध रखना चाहता है. इस परिप्रेक्ष्य में उस पर कोई बाहरी शक्तियां या बाहरी राज्य उसके ऊपर यह नहीं कह सकते कि आप इसे संबंध मत रखिए. ठीक है, इसे हम किस प्रकार की संप्रभुता को समझते हैं, हम ऐसे संप्रभुता को मतलब क्या समझते हैं, वो एक्सटर्नल सॉवरेनिटी होती है. एक्सटर्नल सॉवरेनिटी का मतलब समझाया, ऐसी सॉवरेनिटी जो उस राज्य के, उस संप्रभु सत्ता को बाहर के, यानी बाहर के राज्यों से संबंध रखने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र होती है. ठीक, अब हम समझते हैं इंटरनल सॉवरेनिटी. अब इंटरनल सॉवरेनिटी का मतलब क्या होता है, इंटरनल सॉवरेनिटी का मतलब क्या होता है, मतलब एक्सटर्नल सॉवरेनिटी समझ में आया,
एक्सटर्नल सॉवरेनिटी क्या होता है? इंटरनल सॉवरेनिटी का मतलब क्या होता है? ऐसे डिसीजन जो कोई भी संप्रभु राज्य अपने राज्य में रहकर कौन कौन से नियम कानून बना सकता है वह इस मामले में पूरी तरह से स्वतंत्र होता है। यानी कि केंद्र सरकार राज्य सरकारों के संबंध में क्या सा कानून बना सकती है, कौन सा कानून उनके लिए पूरी तरह से सुलभ है, इस पर कोई अन्य राज्य इस तरह से कोई हस्तक्षेप उसके निर्णय में नहीं कर सकता है। जैसा कि अभी आप विवाद देख रहे होंगे किसी कानून का, तो भारत अपने संबंध में किसी कानून में कोई कैसा बदलाव करता है उस पर अंतर्राष्ट्रीय शक्ति कोई तरह का प्रेशर नहीं बना सकती, क्योंकि वह राज्य अपने आप में पूरी तरह से संप्रभु है। वह अपने जनता के लिए कैसे कर सकता है, कौन सा निर्णय ले सकता है, उनकी निर्णयों में लेकर किसके लिए ज़्यादा आसानी होगी जनता को रहने में, समझने में। ठीक है, यानी कि कोई भी ऐसा राज्य जो अपने आंतरिक निर्णय लेने में पूरी तरह से फ्री होता है, स्वतंत्र होता है, उस पर किसी तरह का कोई प्रेशर नहीं होता है, तो हम ऐसी कैसे मान सकते हैं, उसे इंटरनल सॉवरेनिटी कहते हैं। ठीक है, इंटरनल सॉवरेनिटी का मतलब समझ में आया। तो हम इंटरनल एक्सटर्नल के बीच कैसे डिफरेंट करते हैं? एक्सटर्नल होता है जो भारत में किसी भी राज्य के बाहरी संबंध से, भारत के बाहर कोई राज्य के साथ क्या संबंध रखता है वह पूरी तरह स्वतंत्र होता है। ठीक, एग्जाम्पल के रूप में लिख सकते हैं भारत अपने आप में पूरी संप्रभु है, क्योंकि वह भारत किसी भी साथ कैसे संबंध रख सकता है। दूसरा इंटरनल सॉवरेनिटी। इंटरनल सॉवरेनिटी का मतलब यह हो जाता है भारत पूरी तरह से स्वतंत्र है अपने अंदर में लिए गए वाले निर्णयों के बारे में, कि वो अपने अंदर कैसे कानून बनाए। ठीक है, सीए बना सकता है, एनआरसी ला सकता है, ठीक है, किसी कानून बना सकता है, कोई अध्यादेश लाकर कुछ भी नियम या कानून बना सकता है संविधान के दायरे में रहकर। ठीक, तो वो पूरी तरह से सॉवरेन माना जाएगा ऐसे स्टेट। ठीक, अब हम डिफिनेशन को समझते हैं। दो चार डिफिनेशन को हम समझते हैं। ठीक है, एक डिफिनेशन समझते हैं बोंदा की। ठीक, बोंदा की डिफिनेशन क्या है? बोंदा ने कहा है वह सर्वोच्च शक्ति जो राज्य अपने नागरिकों के ऊपर प्राप्त करता है। बोंदा ने क्या कहा है? बोंदा ने कहा है सॉवरेनिटी का मतलब होता है वह सर्वोच्च शक्ति, ठीक, वह सर्वोच्च शक्ति जो राज्य को अपने नागरिकों के ऊपर प्राप्त होती है, जिसे कानून द्वारा समाप्त नहीं किया जा सकता, उसी को प्रभुसत्ता संप्रभुता कहते हैं। ठीक है, संप्रभुता का मतलब क्या होता है? देखा बोंदा ने क्या कहा, बोंदा ने क्या कहा? बोंदा ने कहा यह संप्रभुता कैसी होती है? वह अपने नागरिकों के ऊपर प्राप्त होती है, किसी राज्य में रहने वाले नागरिकों के ऊपर प्राप्त होती है, जिसे कानून के माध्यम से समाप्त नहीं किया जा सकता है, इफेक्ट नहीं किया जा सकता है। ठीक है, बोंदा ने क्या कहा? संप्रभुता वह होती है जो अपने नागरिकों के ऊपर प्राप्त होती है। कैसे प्राप्त होती है? जिसे कानून के माध्यम से समाप्त नहीं किया जा सकता है। ठीक है, अब आगे हम समझते हैं किसकी डिफिनेशन। आगे डिफिनेशन हम समझते हैं बिलोबी की। बिलोबी ने क्या कहा? राज्य की सर्वोपरि इच्छा को ही संप्रभुता कहते हैं। राज्य की सर्वोपरि इच्छा की बिलोबी ने क्या कहा? राज्य की सर्वोपरि इच्छा, यानी राज्य की जो इच्छा है वह अपनी बेहतरी के लिए, अपने सुलभ के लिए, अपने अच्छाई के लिए, अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए, अपने देश की सुरक्षा के लिए, अपने किसी भी मामले को लेकर जब राज्य पूरी तरह से फ्री होगा, ठीक है, राज्य की सर्वोच्च इच्छा जो होगी, जो चाहे वो कर सकता है, उसी को हम संप्रभुता कहते हैं। ठीक, संप्रभुता किसे कहेंगे? बिलोबी के अनुसार राज्य की सर्वोपरि इच्छा, ठीक है, सुप्रीम विलनेस ऑफ द स्टेट दैट कॉल बी द sovereignty. Sovereignty mean the supreme will of the any state. It can be sovereignty. ठीक, अगला हम देखते हैं एक परिभाषा समझते हैं ग्रेसियस की। ग्रेसियस ने क्या कहा? ठीक है, सोवरेनिटी क्या होती है? उस व्यक्तियों की सर्वोच्च राजनीतिक सत्ता को कहते हैं जिसके कार्यों पर किसी अन्य का कोई नियंत्रण नहीं होता है, जिसकी इच्छाओं पर कोई विरोध नहीं कर सकता है। ठीक, कहने का मतलब होता है वह किसी कार्य पर नियंत्रण, उसकी कार्यों पर नियंत्रण किसी के माध्यम से नहीं किया जा सकता है, पूरी तरह से, यानी कि स्वतंत्र रूप से रखा गया है। ठीक, तो हमने परिभाषा देखी, ग्रेसियस की परिभाषा देखी, बोंदा की परिभाषा देखी, हमने लिबोनी की परिभाषा देखी। अब हम ऑस्टिन की परिभाषा देख लेते हैं, क्योंकि संप्रभु को ऑस्टिन ने भी अच्छे तरीके से परिभाषित किया है। यानी कि ऑस्टिन ने कैसे परिभाषित किया है संप्रभु को? उनके अनुसार किसी एक उच्च अधिकारी द्वारा अन्य अधिकारियों के लिए जो कुछ चीजें बनाई जाती हैं, जिसका पालन, जिसे उसे निश्चित रूप से पालन करना पड़ेगा, वही क्या कहलाता है? वही क्या कहलाता है? सॉवरेनिटी कहलाती है। ठीक है,
ऑस्टिन ने सर्वोपरि इसकी परिभाषा को यह बताया है, जब किसी उच्च अधिकारी द्वारा कोई ऐसा कानून या कोई आदेश दिए जाते हैं जिससे उस राज्य में रहने वाले सभी व्यक्तियों को बिना कारण बिना बिना किसी इच्छा, चाहे वो माने चाहे ना माने, तो निश्चित रूप से उसे मानना ही पड़ेगा, तो क्या कही जाती है? संप्रभु की इच्छा कही जाती है। ठीक है, वही संप्रभुता कही जाती है। यानी जो देश, दो राज्य अपने आप के निर्णय को लेने में पूरी, ठीक है, इन सब परिभाषाओं को क्या समझ में आता है? ऐसी परिभाषा को देखकर हमें यह समझ में आता है कि संप्रभुता का मतलब क्या होता है? जो राज्य अपने सभी निर्णयों को लेने में पूरी तरह स्वतंत्र होता है, वो क्या कहा जाएगा? संप्रभुता उसी को कहते हैं। ठीक, संप्रभुता के बारे में हमने समझा। ठीक, अब हम उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को समझते हैं। ठीक है, ठीक है, उसके बेसिक एलिमेंट को समझ लेते हैं। उसके बेसिक एलिमेंट्स क्या होते हैं? ये हो जाते हैं इतने बेसिक एलिमेंट। ठीक, तो सबसे पहला क्या है? परमानेंसी। ठीक, परमानेंसी का मतलब क्या होता है? परमानेंसी किस शब्द से बना है? परमानेंट शब्द से बना है। संप्रभुता कैसी होती है? किसी राज्य की संप्रभुता पूरी तरह से परमानेंट होती है, अस्थायी होती है, उसे बदला नहीं जा सकता है बार बार। आज है तो कल नहीं है, परसों है तो उस दिन नहीं है। इसलिए क्या कहा जाता है? वही संप्रभुता से, ऐसी संप्रभुता को देखो, संप्रभुता का मतलब क्या होता है? जो राज्य पूरी तरह से हमेशा, एक बार संप्रभुता राज्य को मिल जाती है तो अपने आप में पूरी तरह से संप्रभु हो जाता है, वो अस्थायी होती है, उसे बार बार बदला नहीं जा सकता, उसे चेंज में नहीं लाया जा सकता। ठीक है, उसमें कोई बदलाव नहीं किया जा सकता है। ठीक है, शासक की इच्छा की अवस्था के अनुसार, ठीक, सत्ताधारी की मृत्यु के बाद भी, जैसे मान लीजिए अब एक बार राज्य कोई संप्रभुता हो जाता है, कोई राज्य संप्रभु हो जाता है, तो वहां पे क्या कहता है? 5 साल में चुनाव होते हैं या कोई राज्य में आता है, जो भी संप्रभुता लेके आए, वो मरता जाएगा भले, लेकिन वहां पर संप्रभुता पूरी तरह से बनी रहेगी। उसके पद से हट जाने के बाद भी कोई राजा या कोई वहां की सरकार करने की समय जो अवधि होती है, वो पूरी हो जाने के बाद भी संप्रभुता पूरी तरह से बनी रहती है। ठीक, और मतलब क्या होगा? इनएलिजिबिलिटी। ठीक, का मतलब क्या होता है? जिसे बांटा नहीं जा सकता है। ठीक है, जिसे बांटा नहीं जा सकता है। ठीक है, इनएलिजिबिलिटी का मतलब क्या होता है? जिसे बांटा नहीं जा सकता है। जिसे बांटा नहीं जा सकता मतलब अविच्छेदन जिसे कह सकते हैं। ठीक है, अविभाजित से कह सकते हैं। कहने का मतलब है ये जो होता है संप्रभुता जैसे होती है, उसे बांट कर नहीं किया जा सकता है। जैसे कि मान लीजिए एक संप्रभुता एक ही जगह रहेगी, कहीं उसको अलग अलग जगह पे बांट कर उसे नहीं बांटा जा सकता है, उसे अलग अलग जगह पे नहीं किया जा सकता है। मान लीजिए जैसे अब भारत में, मान लीजिए भारत को राज्य मानते हैं, भारत में एक जगह संप्रभुता दिल्ली में रहती है, यानी केंद्र सरकार को दिल्ली से चलाती है। अब ऐसा नहीं कि कई केंद्र सरकारें बना दी जाए, यानी कि ऐसे प्रकार की केंद्र सरकारें, यानी संप्रभुता संसद में रहती है। भारत में देखा जाए संप्रभुता किसको है? संसद को है, संविधान के अनुसार के। ठीक, संसद ही चाहे जैसा कानून बना सकती है, चाहे जैसे कर सकती है। अब ऐसा तो है नहीं, उसे हम इस सोवरेनिटी के बेसिक एलिमेंट में टेस्टिफाई करते हैं। क्या उसे कई जगह बनाया जा सकता है संसद को? नहीं, संसद को सिर्फ दिल्ली में है, एक ही है, उसे कई संसद बना के उस काम को नहीं किया जा सकता है। ठीक है, लेकिन थोड़ी बहुत पावर को डेलीगेट करके कैसे राज्य सरकारों को दी जाती है, ताकि राज्य भी अपने कार्य को कर सके, लेकिन मेन संप्रभुता भारत के पक्ष में रहती है। ठीक है, अब अगला क्या है? यूनिवर्सलिटी, यानी कि जो सोवरेनिटी होती है पूरे विश्व के लिए होती है, यानी भारत पूरी तरह जब स्वतंत्र होता है, एक मान लीजिए कोई राज्य है अपने आप पूरी तरह से सॉवरेन है, तो यानी कि उसे मानने का सब उसे मानेंगे। हर राज्य, जितने मतलब विश्व के जितने भी देश होंगे, सबको यह कर्तव्य होगा कि उसकी संप्रभुता की क्या कहते हैं, इज्जत करे, उसकी संप्रभुता का पालन करे। यानी कि मान लीजिए भारत के पक्ष में उदाहरण लेते हैं, भारत ने मान लीजिए भारत ने एक कानून बना दिया, जैसे किसी बिल को लेकर उन्हें देखते हैं कानून बन गया है। ठीक है, कानून तो बन गया है, लेकिन क्या होता है, लेकिन उसमें देखा जाए तो जो कानून बनाना क्या पूरी तरह से उस पर तो कोई बाहरी देश लोग आके उस पर डिस्टर्ब नहीं कर सकते हैं सीए के संबंध में। ठीक है, क्योंकि उस सोवरेनिटी कैसी होती है? यूनिवर्सल सिटी होती है, मतलब उसमें सार्वभौमिकता होती है, उसे हर जगह पे पाया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि उसे अलग अलग जगहों पे अलग अलग हिसाब से देखा जाएगा। ठीक, अगला क्या होता है? ओरिजिनलिटी। ओरिजिनलिटी का मतलब होता है जो संप्रभु होता है, जो संप्रभुता होती है, पूरी तरह से दिखाई देनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? सत्ता की शक्तियां
अन्य किसी सत्ता के द्वारा प्रदत्त नहीं की जा सकती है। ये कहने का मतलब यह हुआ, एक बार सत्ता स्वीकार हो जाती है तो उसे यह भी मानना पड़ेगा कि जो, ठीक है, इसे सत्ता राज्य संप्रभुता के ऊपर होती है। सत्ता संप्रभुता कहते हैं, देखिए संप्रभुता का मतलब, ओरिजिनलिटी का मतलब ये होता है, संप्रभुता जो होती है वो राज्य की इच्छा के ऊपर भी होती है। राज्य क्या चाहे, यानी कि संप्रभु राज्य के ऊपर भी होता है। राज्य का निर्माण संप्रभु के आधार से ही माना जाता है, इसी के आधार से हुआ है। अगला क्या है, एब्सोल्यूटनेस, यानी एब्सोल्यूट यानी कि निरपेक्षता। ठीक है, निरपेक्षता का तात्पर्य क्या होता है, सॉवरेनिटी का कोई लिमिट नहीं होती है, वह राज्य का सुप्रीम पावर होता है। ठीक है, स्टेट की जो सॉवरेनिटी होती है इंटरनल एक्सटर्नल किसी सीमा से बधी नहीं होती है। ठीक है, सॉवरेनिटी की इच्छा सत्ता किसी भी कानून को बना सकर बिगाड़ सकती है। कहने का मतलब यह है, एब्सोल्यूटनेस होता है। सॉवरेनिटी कैसी होती है, पूरी तरह से एब्सोल्यूट होती है, वो चाहे जैसे कानून को बना दे, चाहे कानून को समाप्त कर दे। ठीक है, वो एक्सटर्नल और इंटरनल रूप से पूरी तरह स्वतंत्र होती है, उसको कोई प्रकार से डिस्टर्ब नहीं किया जा सकता है। ठीक है, ठीक, उसके ऊपर कोई राज्य के बाहर राज्य के बाहर भी उस पर नियंत्रण रखने वाली कोई सत्ता नहीं होती है, कोई सुप्रीम पावर नहीं होती है। ठीक, बात समझ में आई। सुपरियनिटी क्या मतलब होती है, एब्सोल्यूटनेस, एब्सोल्यूट है, वो जो कानून बना देगी वो पूरी तरह से सही है, जैसा चाहे कानून को समाप्त कर सकती है, जो चाहे वो कर सकती है, इंटरनल एक्सटर्नल रूप से किसी सत्ता के, किसी राज्य के आंतरिक उपाय उसको पूरी तरह से स्वतंत्र हो सकती है। ठीक, अगला क्या है, इंडिविजुअलिटी। ठीक, इंडिविजुअलिटी कहने का मतलब अविभाजित। ठीक, इंडिविजुअलिटी का मतलब क्या होता है, प्रभु सत्ता का क्या कहते हैं, सॉवरेनिटी का अस्तित्व तो उसकी संपूर्णता से ही संभव है। यानी कि जब तक पूरी तरह से वो संपूर्ण नहीं होगी, यानी कि अपने आप में वो संपूर्ण मानी जाएगी, उसे डिवाइड नहीं किया जा सकता है। ठीक है, उसे बांटा नहीं जा सकता है। ठीक है, ऑस्टिन ने अपनी पुस्तक क्या लिखा है, ऑस्टिन ने अपनी पुस्तक में पूरी तरह से बताया है, ठीक है, कि इंडिविजुअल क्या कहते हैं, सॉवरेनिटी के कितने पार्ट हो सकते हैं, क्या क्या भाग होते हैं, ना उसे डिवाइड किया जा सकता है, ना उसे बांटा जा सकता है। ठीक है, ना उसे विभाजित किया जा सकता है, उसे कई चरणों में बांटा नहीं जा सकता है। उसकी एक बार जो सत्ता का निर्माण हो जाता है तो वह पूरी तरह से उसी तरह से बना रहेगा। ठीक, बात जैसे शरीर को, आप कोई शरीर है, आप उसके टुकड़े कर सकते हैं, आप शरीर के टुकड़े कर देंगे तो शरीर पूरी तरह से आत्मा मर जाएगी। इसी प्रकार से सॉवरेनिटी क्या होता है, इंडिविजुअलिटी होता है, यानी कि उसमें बांटा नहीं जा सकता है, एक इंडिविजुअल के ही बीच में वो रहती है, एक आत्मा के रूप में रहती है। संप्रभुता राज्य की आत्मा होती है, किसी भी राज्य की सबसे बड़ी आत्मा क्या मानी जाती है, संप्रभुता मानी जाती है। ठीक है, तो ये टॉपिक समझते हैं, ये हो गया कंप्लीट। फिर आगे हम कौन सी चर्चा करते हैं, आगे हम देखते हैं, अब हम देखते हैं डेमोक्रेसी। वास्तव में डेमोक्रेसी क्या होता है। ठीक है, ठीक, अगला टॉपिक क्या है, लोकतंत्र। लोकतंत्र एक ऐसा शब्द है जिसे आपने बचपन से ही सुना होगा। यानी कि लोकतंत्र क्या होता है, यानी कि जनता का तंत्र। तंत्र किसका तंत्र, इसको हम हिंदी में शब्द कहते हैं, हमें लोक तंत्र। तो ठीक, कहने का मतलब इसे कैसे कह सकते हैं, इसको बना सकते हैं लोक मतलब पब्लिक तंत्र सिस्टम। ठीक, लोकतंत्र का मतलब क्या होता है, जनता के द्वारा किया जाने वाला शासन, ऐसा शासन जिसमें जनता पूरी तरह से सहभागी होती है, जो जनता के माध्यम से चलाया जाता है, जो जनता के लिए चलाया जाता है, उसे हम लोकतंत्र कहते हैं। लोकतंत्र की बात मतलब क्या होता है, ये अंग्रेजी शब्द किससे बना है, डेमोक्रेसी से बना है। ठीक, डेमो का मतलब होता है, और क्रेसी का मतलब क्या होता है, डेमो का मतलब क्या होता है, डेमो का मतलब होता है जनता, क्रेसी का मतलब होता है सत्ता। ठीक, डेमोक्रेसी किससे बना है, डेमो प्लस, ठीक, जनता।
डेमोक्रेसी का मतलब होता है, डेमोक्रेसी किससे बना हुआ है, जनता का शासन। कहने का मतलब होता है ऐसा राज्य, ऐसा देश, ऐसा संपूर्ण देश जिसपे जनता का शासन होता है। किसका शासन होता है, पब्लिक का सिस्टम होता है। हिंदी के शब्द को हम लोकतंत्र कहते हैं, क्या कहेंगे, डेमोक्रेसी कहते हैं। ऐसा राज्य जिसमें कोई तानाशाह नहीं होता है, जिसमें हर एक व्यक्ति का उसकी सत्ता में हाथ माना जाता है, उसे क्या कहेंगे, डेमोक्रेसी कहेंगे। ठीक, डेमोक्रेसी की मीनिंग समझ में आया। आज हमने डेमोक्रेसी की मीनिंग को समझा, कल हम इसके डिफिनेशन को समझेंगे। ठीक है, अगली क्या होगी, डिफिनेशन को समझेंगे। तो अगले वाली क्लास में क्या समझेंगे, डिफिनेशन को समझेंगे।